बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इरम कुलसूम एज ए गायनाकोलॉजिस्ट हेल्थ पॉइंट के फ़ोरम से आपके साथ आज जिस अहम मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जब डिलीवरी के टाइम पे फ़ीमेल ने हॉस्पिटल आना है तो उसके बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो मल्टीपल फीमेल्स हमसे पूछती भी हैं और अपने बड़े बुजुर्गों से भी पूछती हैं। अब इसमें हर्डल कहाँ पे आ रही होती है? इसमें मुश्किल उन लोगों को आ रही होती है जो अकेले रहते हैं, उनके साथ कोई बड़ा फैमिली मेम्बर नहीं होता जो उनको गाइड नहीं कर पा रहा होता। तो उनके पास इस किस्म के बहुत सारे सवाल होते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें लानी हैं जो बहुत ज़रूरी हो हमारे लिए भी और हमारे आने वाले बच्चे के लिए भी। तो बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ गायनाकोलॉजिस्ट मैं अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के हवाले से भी और डेली रूटीन के हवाले से भी अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए। अब सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब 8 मंथ का एंड हो रहा है और 9th मंथ स्टार्ट हो रहा है तो उस वक़्त वो एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन होता है जब आप नेचुरली किसी भी टाइम पे लेबर में जा सकती हैं, क्योंकि 36 वीक्स के बाद आपका बेबी हेल्दी और मैच्योर हो जाता है। आप लेबर में जल्दी भी जा सकती हैं और बाय द एंड आप 40 वीक्स भी कंप्लीट, उस वक्त तक भी आपको लेबर ना आए ऐसे भी चांसेस होते हैं। लेकिन फिर भी 9th मंथ के स्टार्ट से आपका जो है लेबर बैग, आपका वो बैग जो आपने डिलीवरी के टाइम पे हॉस्पिटल लाना है वो प्रिपेयर होना चाहिए। अब उसमें क्या चीज़ ज़रूरी है? उसमें ज़रूरी ये है कि आपका बैग इतनी कैपेसिटी का हो कि वो बड़ा बैग है अगर तो उसमें 2 खाने होने चाहिए कि एक खाने में आप अपना सामान रखें और सेपरेटली एक खाने में आपके बेबी का सामान होना चाहिए, या फिर आप सेपरेट 2 बैग्स भी अरेंज कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ें रखने का मकसद ये होता है कि आपकी चीज़ें और बेबी की चीज़ें अलग होनी चाहिए। अलग क्यों होनी चाहिए कि एक तो वो बच्चा है, उसके कपड़े आपके कपड़ों से अलग होने चाहिए ताकि उसके कपड़ों को वो जर्म्स या वो चीज़ें ना लगें जो आपके जिस्म के साथ या आपके और लोग उनको जो टच कर रहे हैं। यकीनन जब आपका बैग तैयार होगा तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसका जिक्र मैं आगे करूंगी कि उसको मल्टीपल लोग टच कर रहे होंगे। अब बेबी की चीज़ें जब सेपरेट होंगी तो डेफिनेटली कोई एक आध बंदा उस बैग को खोलेगा या फिर वो स्टाफ खोलेगी और उसको उस तरह से जम्स नहीं लगेंगे जो एक नौ मौलूद बच्चे के लिए नुकसानदेह हों। अब सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं मदर के हवाले से कि मदर के बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो लेडी जो अपनी डिलीवरी कराने के लिए आ रही है, सबसे पहली चीज़ जो उसके पास होनी चाहिए वो है उसका ID कार्ड यानी CNIC कार्ड। आपका शनाख्ती कार्ड बहुत ज़रूरी होता है। जब आप हॉस्पिटल आते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो ये देखी जाती है कि क्या आप जिस शख्स के तुफैल आ रही हैं वो आपका हस्बैंड है, आपका शनाख्ती कार्ड उसके नाम पर दर्ज है और आपके घर का एड्रेस, आपकी सारी मालूमात, आपकी अपनी मालूमात, हर चीज़ को इंदराज किया जाता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। और सबसे बढ़कर ये कि अगर आप किसी सरकारी इदारे में अपनी डिलीवरी कराने जा रही हैं और आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आपको बहुत सारे सवालात और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सो लिहाजा अपना ID कार्ड हमेशा आपके पास होना चाहिए, चाहे आप इमरजेंसी बेस्ड जाएं या फिर आप प्री प्लान डिलीवरी के लिए जा रही हों। उसके बाद आपके बैग में आपकी फ़ाइल होनी चाहिए, वो फ़ाइल जिसमें आपका पूरी प्रेगनेंसी में होने वाला मुआयना और सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारी लैब, सारी रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड्स, अनोमली स्कैन, ग्रोथ स्कैन, इसके अलावा मल्टीपल और टाइप के स्कैन जो अगर आपकी गायनाकोलॉजिस्ट ने आपको वक्तन फ़वक्तन एडवाइस किए थे। इन सब का फ़ायदा क्या होगा? अगर आप लेबर में हैं, आपकी कंडीशन ऐसी है जो आप अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा डॉक्टर को ना एक्सप्लेन कर पा रही हों, आप सीवियर किस्म के लेबर पेन के साथ आई हैं या फिर जिस भी तरह से आप उस वक्त एडमिशन की हालत में आप बहुत सारी चीज़ें जो है स्टाफ नर्सेज को या डॉक्टर्स को नहीं एक्सप्लेन कर पा रही होती हैं, अपनी कंडीशन नहीं बता पा रही होती हैं, तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ें मेंशन होती हैं थ्रू आउट कि पेशेंट कोई हाई रिस्क पेशेंट तो नहीं है, उसको अनीमिया तो नहीं है या ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का कोई इशू तो नहीं रहा है, क्या उसकी मेडिसिन्स जैसे कि टेटनस के इंजेक्शंस आपको लगाए जाते हैं क्या वो डोजेस कंप्लीट हैं, इसके अलावा डेक्सा कवर जो कुछ पेशेंट्स को दिया जाता है क्या वो लगा हुआ है, जो कि बेबी के लंग्स की मैच्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करार दिया जाता है। उसमें यह है कि वो हर पेशेंट्स को नहीं लगाया जाता, लेकिन कुछ पेशेंट्स जिनको एडवाइस किया जाता है वो उनके लिए ज़रूरी है। बहरहाल ये सब वो चीज़ें हैं जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन
डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही डॉक्टर को पता चल सकती हैं, ना कि डॉक्टर बारी बारी हर चीज़ आपसे पूछेगी और आप अगर ऐसी कंडीशन में ना हुए कि उसको वेल आंसर्ड आप ना कर सकें, अच्छे तरीके से आंसर ना कर सकें, तो कम से कम वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन से हर चीज़ जान जाएगी कि अब उसने मोड ऑफ डिलीवरी यानी डिलीवरी किस तरफ लेके जानी है, नॉर्मल डिलीवरी करवानी है, इंडक्शन देनी है या फिर सिजेरियन करना है। ये सब चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स को देख कर ही डिसाइड की जाती हैं। अच्छा, इसी तरह अब आ जाते हैं आपकी तीसरी चीज़ कि आपके कपड़े। जब आप डिलीवरी के लिए आते हैं, अब डिलीवरी का टाइम ये ज़रूरी नहीं है कि आप 8वें महीने के एंड में या 9वें महीने में या 9वें महीने के बिल्कुल एंड पे जाकर आएँ, आप प्री टर्म लेबर में भी जा सकती हैं। सो आपकी जो डिलीवरी बैग है, जो आपका प्रोसेसिंग बैग है, जो आपने हॉस्पिटल साथ लेकर आना है, वो बेसिकली बहुत अर्ली स्टेजेस से ही आपका प्रिपेयर होना चाहिए। उसमें वक्तन फ़वक्तन आप चेंजेस कर सकते हैं फॉर द टाइम कि अगर आप जल्दी आ गए, बिलफर्ज आपको प्री टर्म लेबर में आप चली जाती हैं, पेन्स के साथ आप आ जाती हैं, किसी और मसले के साथ, मिसकैरेज के साथ आ जाती हैं, तो चलें एटलीस्ट बेबी का पोर्शन अगर रहता भी है तो आपका अपना जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब उसमें हर सूरत में ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि आईडी कार्ड हो गया आपका, इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए जो जिस वक्त तक आपके मुकम्मल हो चुके हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन हो गई। इसके साथ जो तीसरी ज़रूरी और अहम चीज़ है वो है आपके कपड़े। जब आप डिलीवरी के लिए आते हैं या किसी भी और इमरजेंसी की सूरत में आते हैं, अगर आपको एडमिशन बता दिया जाता है, आप वापसी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास आपके बैग में कम से कम 3 से 4 जोड़े होने चाहिए। जब आप हॉस्पिटल आएंगे, कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी ये पॉलिसी होती है कि वो आपको अपनी किट प्रोवाइड करते हैं, जो को पेशेंट किट कहा जाता है। अगर तो हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड कर देता है तो डेफिनेटली आपका जो सूट पहना हुआ है वो ख़राब नहीं होगा, उसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन केस कुछ हॉस्पिटल्स में अगर किट्स नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, वो आपकी डिलीवरी या आपका जो भी प्रोसीजर है वो उन्हीं कपड़ों के साथ प्रोसीड किया जाता है, तो वो कपड़े इतने कंटेमिनेटेड हो जाते हैं कि उनको दोबारा आपको हम यूज़ करना एडवाइस नहीं करते हैं, ना वो आपके लिए बेहतर हैं और ना ही उनको यूज़ करना चाहिए। वो आपका सूट वैसे ही वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा जब आप अपने प्रोसीजर से फारिग हो जाएंगी, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी का है, चाहे सिजेरियन का है, या किसी और मकसद से आप हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं, तो उसके बाद आपको एक कपड़ा, अपने जो सूट है वो तो चेंज करना ही करना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म एडमिशन के साथ हैं, 2 या 3 दिन के एडमिशन के साथ हैं, तो डेफिनेटली बजाय इसके कि बार बार घर आया जाए, आपके आयरन किए हुए कपड़े, इस्त्री किए हुए कपड़े आपके बैग में मौजूद होंगे। तो डेली बेसिस पे आप अपना एक सूट, या फिर अगर सूट किसी वजह से गंदा हो जाता है तो आप उसको फ़ौरन चेंज कर सकती हैं। अब उसमें आपकी वॉमिटिंग भी हो सकती है, ब्लीडिंग का इशू भी हो सकता है, जिसकी बिना पे आपके कपड़े अगर गंदे होते हैं तो आप फ़ौरन अपने कपड़े चेंज कर लें। अब आ जाती है इसी तरह डेली नेसेसरी लाइफ की चीज़ें, जिसमें आपकी टूथब्रश, हेयर ब्रश, टूथपेस्ट, नेल कटर और मल्टीपल और चीज़ें, जैसे कि हेयर ब्रश हो गया, ये सब चीज़ें आपके बैग में होना बहुत ज़रूरी है। अब सिर्फ वो आपके अपने यूज़ की चीज़ें नहीं होंगी, अगर आपके साथ कोई अटेंडेंट है जिसको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, वहाँ पे नाइट स्टे करना है, रहना है, तो डेफिनेटली आप उसकी भी तैयारी अपने साथ करके आएँ कि आपके पास इतनी एसेसरीज होनी चाहिए कि अगर वो इमरजेंसी में आपके साथ आया है, बाय प्लान नहीं आया है, तो वो भी आपकी उन चीज़ों को साथ में थोड़ा बहुत अवेल कर ले, उसे यूज़ करे। इसके अलावा फिर कुछ हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहाँ पर आपको इतनी बेडिंग की चीज़ें दे दी जाती हैं, जैसे कि ब्लैंकेट्स हो गए, क्विल्ट्स हो गई, कि वो इनफ होती हैं। लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स में जो होती हैं वो ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती, सिर्फ पेशेंट के लिए एक आधा ब्लैंकेट दिया जाता है। तो आपके पास मौसम के लिहाज से अपनी फ्लीस वगैरह या फिर कंफर्टर्स या फिर कोई भी ऐसी चीज़, जैसे अगर आपको सर्दियाँ हैं तो ब्लैंकेट की ज़रूरत होती है, कम से कम 2 ब्लैंकेट होने चाहिए। अब उसमें फ़ायदा ये है कि अगर पेशेंट भी जैसे डिलीवर होता है, चाहे नॉर्मल डिलीवर होता है, चाहे सिजेरियन होता है, तो उसमें उसको बाद में थोड़ी बहुत शिवरिंग का इशू भी आता है। अगर उसको हॉस्पिटल से दिए गए ब्लैंकेट्स में उसकी शिवरिंग कंट्रोल नहीं हो रही और आपके पास 1 या 2 पेयर एक्स्ट्रा होम ब्लैंकेट के, तो आप इजीली अपने पेशेंट के ऊपर भी उड़ा सकते हैं, उससे उसको भी वक्ती तौर पे फ़ायदा होगा। और एटलीस्ट अगर आपका स्टे है हॉस्पिटल में उसके साथ, तो डेफिनेटली आपको भी उसका फ़ायदा होगा। अब आ जाती हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि कॉस्मेटिक बैग। जब फीमेल अपने प्रोसेस से आगे निकल जाती है, थोड़ा टाइम कंफर्टेबल जोन उसको मिल जाता है, वो रिलैक्स हो जाती है, तो उसमें उसके बाद डेफिनेटली वो अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश अप करना भी पसंद करती है, ताकि आने वाले गेस्ट हो गए, हॉस्पिटल के वर्कर्स हो गए, डॉक्टर्स ने दोबारा विजिट करना है, तो उनके सामने वो एक अच्छे गेटअप में हो और उसको अपने अंदर भी एक अच्छी फीलिंग्स महसूस हों कि जब वो इस प्रोसेस से निकल गई है तो वो अपने आप को फ्रेश करे, फ्रेश कपड़े पहने, थोड़ा सा मेकअप करे, अपना बाल बनाए, कंघी करे और साफ़ सुथरे तरीके से रहे, खुशबू लगाए। बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू लगाने से हम अवॉइड करवाते हैं, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसमें हम
हम उनको तेज़ परफ्यूम्स या खुशबू से अवॉइड कराते हैं, बल्कि हम बेबी पाउडर भी ऐसा ही एडवाइस कर रहे होते हैं जो कि जिसमें फ्रेगरेंस नहीं होनी चाहिए। उस पर हम आगे जाके बात करेंगे, जब मैं बेबी के पोर्शन पे आऊँगी तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो कि मदर के बैग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट जो हमारा अभी तक मिसिंग हो गया कि जब हम अपने क्लोथ्स की बात कर रहे थे तो उसमें एक बहुत अहम पोर्शन ये था कि क्लोथ्स किस नौइयत के होने चाहिए। आपने रेशमी कपड़े नहीं लाने हैं, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी है चाहे आपका सिजेरियन हुआ है। रेशमी कपड़ों को हमेशा अवॉइड करें। लॉन के या कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करें, हल्के कपड़े इस्तेमाल करें। आपके कपड़े खुले सिले हुए होने चाहिए, टाइट कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह जो आपके अंडर गारमेंट्स हैं जिसमें आपकी ब्रा या अंडरवियर्स वगैरह हैं वो भी आपके लूज होने चाहिए, कॉटन फैब्रिक में होने चाहिए, उसमें कोई भी रेशमी स्टफ नहीं होना चाहिए ताकि आपको एलर्जी भी ना हो और आप रिलैक्स होके उनको पहने। तीसरी चीज़ उसमें यह अहम होती है कि अगर जैसे बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो रॉड वाली ब्रास यूज़ कर रही होती हैं और वो डिलीवरी के बाद भी वही यूज़ करती हैं, तो उनकी मिल्किंग और सारी चीज़ में उनको मुश्किल आती है बार बार उसको उठाना करना। और वैसे भी जो है इस सेगमेंट पे हम अलग से बात कर चुके हैं कि ब्रास जो होती हैं वो आपको रॉड वाली नहीं यूज़ करनी चाहिए। इसके लिए आप जो है वो वीडियो जो है हमारे लिंक्स में पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं कि क्यों अवॉइड करना चाहिए ब्रा को जो कि रॉड वाली हो। एनी हाउ, अब ये सारी पॉइंट्स थे मदर के हवाले से, मदर के बैग के हवाले से, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं बेबी की, कि जब बेबी को डिलीवरी के बाद चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो बेबी के बैग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब बेबी डिलीवर होगा तो आपने अपनी स्टाफ को या बेबी डॉक्टर को जो है आपने उनको कपड़े प्रोवाइड करने हैं बेबी के। अब बेबी के जो कपड़े हैं वो किस किस्म के होने चाहिए, वो बिल्कुल लाइट किस्म के हों। कोशिश ये करें कि रॉम्पर्स ना लें। न्यू बॉर्न बेबी के लिए ओपन कपड़े होने चाहिए, 2 पीस सूट्स के सूरत में होने चाहिए ताकि बटन्स वाले हों, इजीली ओपन हो सकें, क्लोज हो सकें। उसमें यह है कि बेबी का एग्जामिनेशन भी ईजी हो जाता है। बेबी को जब पहनाए जाते हैं फर्स्ट टाइम तो वो जो है उसके लिए भी ईजी होता है कि वो फर्स्ट टाइम जब इस दुनिया में आएगा तो उसके लिए बहुत ही ईजी कंफर्टेबल जोन होना चाहिए। उसको वो इतने टाइट चीज़ें या कपड़े बार बार पहनने में हर्डल नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली ये कि आपका बेबी के जो सूट्स हैं उसका फैब्रिक जो है वो भी कॉटन स्टफ में होना चाहिए, लाइट स्टफ में होना चाहिए, उसको फ्लीस स्टफ में नहीं होना चाहिए, जिसको कहते हैं कि रुई वाला जो कपड़े थे बहुत नरम कपड़े थे और हमने बच्चे के लिए खरीदे हैं बड़े शौक से, लेकिन असल में आप अपने बेबी को एलर्जिक कर देंगे। फ्लीस जो होती है उससे मेजॉरिटी बच्चों को एलर्जी हो जाती है और वो आगे जाके रैशेस में डेवलप हो जाती है, सुर्खदाने बन जाते हैं, फिर माएँ भी और सब घर वाले परेशान होते हैं कि बच्चे को अचानक क्या हो गया। सो इसको अवॉइड करने के लिए आप फ्लीस के कपड़े ना लें बच्चे के। एटलीस्ट हम लोग कोशिश ये करते हैं, स्पेशली जो पीड्स के भी डॉक्टर्स होते हैं वो यही एडवाइस करते हैं कि 6-7 महीने तक बच्चे को फ्लीस बिल्कुल ना पहनाएं। और उसके बाद भी अगर आप अपने बच्चे को फ्लीस के कपड़े पहनाते हैं तो उसके नीचे कोई ना कोई कॉटन गारमेंट्स होने चाहिए, तभी आप इसको ऊपर से पहनाएं। अदरवाइज डायरेक्टली फ्लीस को बच्चे के बॉडी के साथ ना टच करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमारी वीडियो का पार्ट तो नहीं था, लेकिन मैंने यही ज़रूरी समझा कि आपको बता दिया जाए। अब इसी तरह बच्चों में तेज़ परफ्यूम, तेज़ खुशबू को भी अवॉइड किया जाता है ताकि बच्चों को उससे एलर्जिक ना हो। जब भी आप बेबी का सामान खरीदें तो उसमें जो बेबी पाउडर है या बेबी शैम्पू है वो आपने तेज़ फ्रेगरेंस वाला नहीं खरीदना है, उसको बिल्कुल प्रेग्नेंट फ्री खरीदें। और बेबी के बैग में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके वाइप्स, जब बेबी स्टूल पास करे या कुछ और करे तो हम बार बार इतने छोटे बेबी को वॉश आउट नहीं करवा रहे होते, हम उसको वाइप से क्लीन कर रहे होते हैं। अब आपने जब वाइप्स भी खरीदनी है तो आपने यही कोशिश करना है कि वो प्रेग्नेंट फ्री होनी चाहिए और किसी अच्छे जो है ब्रांड की होनी चाहिए ताकि बच्चे को उससे भी एलर्जी ना हो। जब फ्रेगनेंस वाली आप वाइप्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे बेबी की स्किन पे रैश होने लग जाते हैं। इसी तरह एक और चीज़ आती है कि आपका इसी तरह आपके जो डायपर्स हैं, बेबी के डायपर्स 0 साइज़ के खरीदे जाते हैं। कोशिश ये करें कि सॉफ्ट डायपर्स खरीदें, अच्छी कंपनी के खरीदें। और बेबी के डायपर्स को बहुत प्रोलॉन्ग नहीं रखना होता, उसको आप वक्तन फ़वक्तन चेक करें और जब आपको ज़रूरत लगे कि इसको चेंज करना है, चाहे उसमें स्टूल पास आउट किया है या नहीं किया है, सिर्फ यूरिन है, तब भी आप उसको नीट एंड क्लीन रखें। जितना आप छोटे बेबी को नीट एंड क्लीन रखेंगे वो हेल्दी डेवलपमेंट होगी उसकी और उसकी नरिशमेंट भी हेल्दी रहेगी। अब चीज़ें आ जाती हैं कि जी इसके अलावा बेबी का जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ों में आता है कि उसका नेल कटर होना, बेबी नेल कटर या बेबी सीजर होना, क्योंकि बाज़ बच्चों के नेल्स जो होते हैं वो बाय बर्थ ही बड़े होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे नहीं होते कि जैसे आपकी स्किन के साथ हो और उसको कटिंग की ज़रूरत ना हो। बाज़ बच्चे जो हैं वो थोड़े से अच्छे ग्रोन अप नेल्स के साथ पैदा होते हैं, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि बचाए इसके कि बच्चा अपने आप को जो है रब करने
करने में अपना ही नाखून मार ले, आप उसको डिलीवरी के बाद उसे जब साफ़ सुथरा कर लेते हैं, नहलाते हैं, तो उसको कट ऑफ कर दिया जाए। जब बच्चे को नहलाने का अमल भी होगा तो उसमें आपने ये कोशिश करनी है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि उसके प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए, चाहे सोप है, चाहे शैम्पू है, चाहे कोई और आप उसके लिए सोपी फोम वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं वो फ्रेगनेंट फ्री होना चाहिए। अब जब बच्चे के आपने कपड़े लेने हैं जो उसको आफ्टर बर्थ आपने पहनाने हैं, तो जिस तरह पहले भी बात हुई है कि आपने उसके खुले कपड़े लेने हैं, बटन्स वाले कपड़े लेने हैं, 2 पीस सूट्स की सूरत में लेना है, तो साथ आपने ये कोशिश करनी है कि उसकी रैपिंग शीट्स होनी चाहिए। रैपिंग शीट्स भी आप कॉटन फॉर्म में लें। जब भी आप स्टाफ को या किसी और को रैपिंग शीट्स दे देंगे, जब उन्होंने डिलीवरी के बाद बच्चा आपको हैंड ओवर करना है, तो हमेशा रैप करके ही बच्चा आपको हैंड ओवर करेंगे। साथ में आपका मौसम के हवाले से एक आधा ब्लैंकेट होना चाहिए। अब अगर गर्मी है तो बिल्कुल लाइट सा कोई ब्लैंकेट ले लें, या फिर कंफर्टर टाइप ब्लैंकेट्स भी मिल जाते हैं बच्चों के। अगर सर्दियाँ हैं तो एक अच्छा छोटा ब्लैंकेट लें जिसमें बच्चे को वार्म अप रखा जा सके। हमेशा बच्चे को अच्छी कवरेज दें। बहुत ज़्यादा बच्चों को गर्म नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा लपेटा नहीं जाता है, लेकिन बच्चे को इतना ज़रूर लपेटना होता है कि कंफर्टेबल जोन में रहे और उसकी बॉडी कवर रहे, बजाय इसके कि उसको बाहर की कोई भी चीज़, तेज़ हवा या कुछ और उसे लगे। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अपने बेबी को रखें। उसको बहुत ज़्यादा एसी के नीचे या बहुत तेज़ पंखे के नीचे ना लेटाएं, ताकि उसको फीवर वगैरह ना हो या वो डिस्कम्फर्ट जोन में ना जाए। डेफिनेटली बेबी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं उन मदर्स की जो कि ये पसंद करते हैं कि डिलीवरी के बाद उन्होंने बच्चे को अपना ही दूध पिलाना है। तो उसमें यह है कि नर्सिंग फीडिंग पिलोज मिल जाते हैं जो कि मदर्स यूज़ करती हैं। उसमें यह है कि मदर काफ़ी कंफर्टेबल जोन फील करती हैं और वो इजीली अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा देती हैं। और अब बात हम करते हैं उन मदर्स की जो कहती हैं कि हम डिलीवरी के फ़ौरन बाद अपने बच्चे को फीड नहीं करवा सकते हैं, हमें मुश्किल हो रही है या हमारी कंडीशन अभी ऐसी नहीं है कि हम बच्चे को फीड कराएं। उनके लिए कि उनके बैग में कम से कम 3 से 4 अच्छी वाली फीडर बॉटल्स होनी चाहिए। अच्छी कंपनी की फीडर बॉटल्स यूज़ करें। जीरो के निपल्स वगैरह साथ लेके जाएं। एक्स्ट्रा निपल्स भी रखें कि अगर एक निपल जो है वो सही ना हो तो कम से कम आप उसको चेंज कर लें। 3 से 4 फीडर्स की इसलिए ज़रूरत पड़ जाती है कि बाज़ दफ़ा बच्चा इतना मिल्क इनटेक नहीं कर पा रहा होता और मदर का फीड आ रहा है, तो आप स्क्वीज़ करके मदर फीड को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, जो कि आपने सेपरेट बॉटल्स में प्रिजर्व करना होता है। कभी भी एक ही बॉटल में आगे पीछे वाला दूध नहीं डालना होता। मदर फीड को आप इजीली विदाउट फ्रीज़र भी या फ्रिज भी जो है 24 आवर्स के लिए बाहर रख सकते हैं और आप उसको यूज़ करा सकते हैं। इससे ज़्यादा उसको नहीं रखना चाहिए, वेस्ट कर देना चाहिए। बहरहाल कोशिश ये करें कि मदर फीड करवाएं, बेबी को अपने साथ लगाएं, सकिंग करवाएं। इससे बेबी की सकिंग पावर भी इंक्रीज़ होती है और आपकी मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होती है। और ये बच्चे का बुनियादी हक होता है कि उसको अपनी माँ का दूध ही मिले। 6 महीने तक अगर हम अपने बच्चों को अपना दूध पिलाएं तो उनको एटलीस्ट पानी भी पिलाने की ज़रूरत नहीं होती। जो माँ का दूध होता है वो उनकी पानी की कमी को भी पूरा कर रहा होता है। होप सो कि आपको मेरी बातें समझ आ गई हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आप मज़ीद कोई सवाल पूछना चाहें तो इनबॉक्स में हमें सवाल भेजें, आपको जवाब ज़रूर मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।